हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव। ये हमारा पांचवा लेक्चर है ना। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वाले लेक्चर में जीडीपी जीएनपी इन दोनों के बीच में डिफरेंस, नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो है एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके हिसाब से है। और ये हमारा अभी 2021 में मेंस होगा, 2022 वगैरह और 23 के लिए तो ये है ही। आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ये होती है कि जीडीपी होती क्या है ना। जीडीपी क्या होती है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सबसे पहले तो हम पहले यही देख लेते हैं कि जीडीपी जो होती है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम बोलते हैं, ये मॉनेटरी वैल्यू होती है किसकी? सभी अंतिम गुड्स और सर्विसेज की, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रही होती हैं किसी देश के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, यानी कि एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित घरेलू अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या होता है? जीडीपी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें ये समझनी चाहिए कि जो देश के भीतर की बात इसमें करी की गई है ना। जैसे मान लीजिए ये एक कंट्री हो गई, है ना, इसको हम इंडिया लिख देते हैं। ठीक है, और एक ये कंट्री हो, है ना, जैसे हम क्या लिख देते हैं, मान लीजिए कि यूएसए है। ठीक है, अब या फिर एक कनाडा ले लेते हैं, है ना। अब जैसे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो अपना पंजाब है, तो पंजाब में जो है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि कनाडा जाने का क्रेज बहुत रहता है। ठीक है, और कईयों हमारे जो नॉन रेसिडेंट है वो कनाडा में रहते भी हैं। अब जब भी हम जीडीपी कैलकुलेशन की जब भी बात होगी ना, तो घरेलू सीमा का मतलब ये है कि इंडिया की जैसे ये वाली जो सीमा है, इसके अंदर अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है केवल उन्हीं की गणना की जाएगी। ठीक है, अब जैसे कईयों एनआरआई हैं, जैसे कईयों हमारे भाई लोग हैं पंजाब के जो कनाडा में जाके बसे हुए हैं। अब वहां पे जाके क्या कर रहे होंगे? कोई ना कोई अर्निंग कर रहे होंगे। अब ये उनकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो जब भी जीडीपी कैलकुलेशन होगा ना, तो ये हमारे, जब हम इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे, ठीक है, इंडिया की जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे तो ये उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। मगर ये तो ये कहाँ कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा जब हम कनाडा की जीडीपी की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहला रहता है कि घरेलू सीमा यानी कि जीडीपी जो उसमें बोला है इन्होंने कि अ, उसके भीतर है, घरेलू सीमा के भीतर, तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें बाहर भले कोई है जो भारत का है, मगर अगर उसकी जो अर्निंग है वो अगर हमारे भारत के बाहर हो रही है कहीं पे भी, तो वो उसकी अर्निंग कहलाएगी जब भी हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे। मगर जब हम जीएनपी पर आते हैं, तो जीएनपी में ऐसा नहीं होता है। जीएनपी में ये जैसे कि इंडिया है और ये कनाडा है, तो कनाडा में जो हमारे लोग हैं वहाँ पे जो अर्निंग कर रहे हैं, तो जब हम जीएनपी की तुलना जीएनपी की जब बात करेंगे, तो यहाँ के लोगों की जो इनकम होगी और जो इंडियंस हैं वो हम इंक्लूड करते हैं जब भी हम जीएनपी की बात करते हैं। मगर जब हम जीडीपी की बात करते हैं तब हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें ये देखना रहता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना आउटपुट की क्षमता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे कि अगर हम मान लो कि अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं किसकी कंट्री, मान लो कि अगर हम यूएसए की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा जीडीपी से कि उस कंट्री का आउटपुट कितना है, यानी कि वो एक साल में कितना उत्पादन कर पाता है वो कंट्री। ठीक है, तो जब भी जीडीपी अगर कम हम सुनते हैं न्यूज़ में, तो जीडीपी कम होने का जो इंडिकेशन है उससे हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो उत्पाद है वो, उसका स्तर कम हो गया है। क्योंकि अगर उत्पाद का स्तर कम होगा तो फैक्ट्री वगैरह में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा तो लोगों के पास सैलरी नहीं होगी, सैलरी नहीं होगी तो खर्च नहीं करेंगे, वो खर्च नहीं करेंगे तो कंपनी में नया नया उत्पाद भी नहीं बनेगा, है ना। ये पूरी फिर साइकिल पूरी चलने लगती है। तो जीडीपी और जीएनपी में यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो जब भी अब आगे क्या है कि जो जीडीपी होती है और जो जीएनपी होती है, ये दोनों क्या होती है? ये दोनों ही विस्तृत स्तर पर जो कोई देश होता है उसकी इकोनॉमिक आउटपुट को बताती है। यानी कि क्या है कि जीडीपी या जीएनपी दोनों देश के समग्र आर्थिक उत्पादन के व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपाय हैं। ठीक है, जीडीपी क्या मेजर करता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, है ना, कंट्री के अंदर ही अंदर जितना भी प्रोड्यूस होता है उसको मापता है।
बाय सिटीजन एंड नॉन सिटीजन अलाइक, मतलब वो उस देश के नागरिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मगर जब भी जीडीपी कैलकुलेशन की बात होगी तब होगा। जैसे मैंने कनाडा के बारे में अभी बात करी कि कनाडा में कई लोग ऐसे हैं जो भारत के हैं, भारत की सिटीजनशिप है ना बेसिकली, और वो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो इन लोग जब कनाडा की जीडीपी की कैलकुलेट होगी ना, तब इनकी इनकम भी उसमें शामिल होती है, मगर जब हम जीएनपी को बात करेंगे तब इनकी इनकम शामिल नहीं होती है। आगे वाले स्टेटमेंट में वही लिखा हुआ है कि जीएनपी मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्रीज सिटीजन बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, है ना, घरेलू स्तर पर और विदेशी में जितने भी उस कंट्री के नागरिक हैं उनकी इनकम को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। अब इसको ही मैंने यहाँ पे थोड़ा विस्तृत स्तर पे डेफिनेशन दी हुई है। जीडीपी क्या है, तो ये हमने डेफिनेशन पहले ही देख ली थी। जियोग्राफिकल, बस यहाँ पे थोड़ा क्या, ये जियोग्राफिकल बाउंड्री आ गई, चीज पूरी वही है, शब्दों को थोड़ा इधर उधर हो गया है वो, बाकी चीज पूरी एक ही है। ये मेजर क्या करती है, इट मेजर ओनली द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही मेजर करती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये एक जहाज है ना, ये एक प्लेन है जो उड़ रहा है, ये ये कोई सी कंट्री है और ये उसकी एम्बेसी हो गई, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ये और ये एक कंट्री हो गई, ये एक कंट्री, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी, है ना। अब देखिए ये जो हमने ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये होती है उस कंट्री की डोमेस्टिक वो सॉरी जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि घरेलू सीमा, घरेलू मतलब भौगोलिक सीमा। और जब भी हम इकोनॉमिक बाउंड्री की बात करेंगे, है ना, ये वैसे मैं अपने पिछले लेक्चरों में भी कर चुका हूँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर बाउंड्री या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी की जब भी हम बात करेंगे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होता है कि जैसे ये कंट्री बी है, इस कंट्री बी का इनका खुद का जहाज होगा, है ना, जैसे ये उनका जहाज होगा, कंट्री बी का खुद का प्लेन होगा, कंट्री बी की जो है वो एम्बेसीज होंगी दूसरी कंट्री में, जैसे ये एम्बेसी है ना। तो उस कंट्री का जो जो उस हिस्सा होगा वो उसकी डोमेस्टिक वो उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा, है ना। जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि ये एक कंट्री है ना, यही वाली, ये एक कंट्री है, उसकी ये जो छोटी सी जगह ये एम्बेसी है, एम्बेसी किसकी, बी कंट्री। तो ये वाला जो एरिया जो होगा ना, ये इस कंट्री का ना होकर के ये बी कंट्री का आएगा। तो ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक टेरिटरी का एक्सपेंशन है। ठीक है, वैसे ही बी कंट्री के अपने खुद के जहाज होंगे, है ना, बी कंट्री के अपने खुद के जहाज होंगे, तो ये किस में आएगा, ये बी, भले ही वो मान लो कि प्रशांत महासागर में कहीं पे घूम रहा है, या फिर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो पढ़े होंगे, ई पढ़े होंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कहाँ तक रहते हैं, किसी कोई भी कंट्री जो रहती है ना, इसकी 200 नॉटिकल माइल्स तक रहते हैं। ठीक है, अब इस माइल में अगर कोई जहाज है किसी देश का, तो वो उस देश की सीमा मानी जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर कोई प्लेन है, या आप प्लेन समझ लो, ठीक है, कोई प्लेन है और अगर वो किसी के स्पेस एरिया में घूम रहा है ना, जैसे मतलब हर हर कंट्री का अपना स्पेस एरिया होता है, स्पेस, हाँ। तो वहां पे अगर वो प्लेन घूम रहा है, मगर भले ही वो दूसरे की जगह में है, मगर वो प्लेन जिस देश का है वो जैसे मान लो कि बी का ही है, तो ये बी की इकोनॉमिक टेरिटरी हो गई। तो ये एक तरीके से हमें बताता है कि बी मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी जो रहता है किसी देश की, उसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ तक रहता है। ये इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसको थोड़ा विस्तृत तौर पर समझाया हुआ है, आप चाहें तो उसको जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या समझा करता है, इट मेजर ओनली दी नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन में वही एनएफआई है, हम इसको डोमेस्टिक, अगर हमें डोमेस्टिक पता है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है, तो हम एनएफआई को प्लस करेंगे। एम्फेसिस यानी कि वो जोर किस पे देता है, ऑन ऑन द प्रोडक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड डोमेस्टिकली, जो घरेलू स्तर पे हमें जो अ, उत्पाद मिलता है, ये उस पर जोर देता है। और ये सिटीजन के द्वारा, नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है अलग अलग देशों में, खुद के देश के साथ साथ दूसरे देश भी शामिल है, वो सब इसमें शामिल है। हाइलाइट्स क्या दिखाता है, ये कंपनी की, ये सॉरी, ये किसी देश की स्ट्रेंथ को दिखाता है। और ये क्या दिखाता है, ये कंट्रीब्यूशन को दिखाता है, किसको कंट्रीब्यूशन, उस देश के नागरिकों को कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि उस कंट्री को बढ़ाने में उस देश के नागरिकों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये लोकल स्केल पे है। लोकल स्केल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसी देश की बाउंड्री है, तो वो बस वो इसी बाउंड्री के अंदर ही अंदर दिखेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसका इंटरनेशनल स्केल है, जैसे ये एक कंट्री हो गई, ये एक कंट्री हो गई, इसके नागरिक यहाँ पर हैं,
है ना? अब इन यहाँ के नागरिकों ने जैसे कुछ भी अगर कमाया तो जब जीएनपी की कैलकुलेशन होगी तो इसके नागरिकों का जो जो भी उत्पादन हुआ होगा, जो भी इनकी इनकम रही होगी वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इसलिए ये क्या है, इसका स्केल जो है वो इंटरनेशनल। एक्सक्लूड ये क्या-क्या हटा देता है, तो आउटसाइड द इकोनॉमी आर एक्सक्लूड, है ना? भले ही तुम्हारा कोई रेसिडेंट है किसी कंट्री का, जैसे मान लीजिए कि यही सिख समुदाय ही है जो कनाडा में अच्छे खासे स्तर पे रहते हैं, तो जब जब भारत की जीडीपी कैलकुलेशन होगी, तो इनके इनकी जो इनकम होगी ना, ये कैलकुलेट नहीं होगी। मगर जब जीएनपी का हम कैलकुलेशन करेंगे तब ये हो जाएगी। तो एक्सक्लूड उसमें वही लिखा हुआ है कि द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द इकोनॉमी आर एक्सक्लूड, क्योंकि ये जीडीपी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये उसमें नहीं आती है। और जीएनपी में क्या करते हैं कि जीएनपी में जब हम किसी देश की अगर जीएनपी अगर निकाल ली है, तो उस देश में जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने जो इनकम अर्न की है, वो हम माइनस करते हैं। मतलब इंक्लूड ही नहीं करते हैं या फिर माइनस भी नहीं करते हैं, माइनस करते हैं। बात एक ही पड़ती है, या तो इंक्लूड ही मत करो या माइनस कर दो। तो ये 2 चीज़ें हैं जो ये यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं और ये यहाँ पे एक्सक्लूड, ठीक है? अब इसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में बताया हुआ है ताकि हिंदी वाले को मीडियम वाले को भी समझ में आ जाए कि परिभाषा क्या मापता है, जोर किस पे देता है यानी कि एम्फेसिस, हाईलाइट यानी कि क्या दर्शाता है, संचालन का पैमाना यानी कि ऑपरेशन ऑफ स्केल, बाहर रखा गया यानी कि एक्सक्लूड। अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप लोग भी थोड़ा देखिएगा। रीज़न ये है क्योंकि हमें है ना 35 नंबर का जो हमारा हिंदी का पेपर होता है उसमें 35 मार्क का इस बार वो है, ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन पैराग्राफ नहीं है। इस बार लाइन पर लाइन ट्रांसलेशन आना है। थोड़ा-सा पैराग्राफ की तुलना में अगर हम देखें तो टफ तो पड़ता ही है। कि पैराग्राफ में तो एक आधी लाइन अगर आप खा भी जाओगे ना तो कोई पढ़ने वाले को भी समझ में, तो लाइन वाले में तो दिया ही है एक लाइन है तो क्या करोगे उसको? हाँ, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं नेशनल इनकम की डेफिनिशन क्या होती है। तो इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस एनएफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी नेशनल इनकम की जब बात होती है ना, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है एनएनएफसी पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है जीडीपी पे हम इतनी बात कर ही चुके हैं। तो जब हमें ग्रॉस पे से, ठीक है, ग्रॉस पे से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ग्रॉस जो है वो गिवन है, ठीक है, ग्रॉस में से हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि भाई कोई सा भी अगर ये मान लीजिए आप क्या, ये कोई सा भी प्रोडक्ट है ना, इसके आप इसका रेगुलर यूज़ करोगे, ठीक है ना, यूज़ करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगी, तो आप इसको रिपेयर करवाओगे। तो रिपेयर कराने के बाद और जो ओरिजिनल आपने खरीदा था उसके बाद दोनों में अंतर तो रहता ही है, ठीक है? फिर बीइंग अ टाइम का जो प्रचलन है वो थोड़ा-थोड़ा कम होता जाएगा। तो इन सब के कारण क्या होती है, इस पर्टिकुलर एसेट की या प्रोडक्ट की वैल्यू जो है गिरती जाती है। और यही इनविजिबल एफिशिएंसी इन द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, ठीक है? यानी कि सिंपल सा ये है कि जब किसी एसेट का ओवर अ टाइम यानी कि समय अंतराल के साथ उसके प्रयोग, उसकी तोड़-फोड़ या फिर अप्रचलन के कारण उसकी मौद्रिक कीमत में या फिर उसके कुल मौद्रिक मूल्य में जो ह्रास होता है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है? और ये हर जगह होता ही है, मतलब जैसे अगर आप कुछ भी सामान अगर खरीदोगे, जैसे ही आपने कोई सामान फर्स्ट हैंड खरीदा, तो आपके खरीदते से ही उसकी मनी वैल्यू गिर चुकी होती है। मतलब आपने जितने में खरीदी आप उससे उसको उतने में नहीं बेच सकते। ठीक है? तो ये होता है डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें नेट मिलता है। ठीक है? वैसे ही जैसे कि ये हो गया आपका ग्रॉस वाला डेट वाला। अब आते हैं हम नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी में क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट तो हमने देख लिया, अब नेशनल देखते हैं कि नेशनल कैसे कैलकुलेट होगा। तो डोमेस्टिक तो है ही आपके पास, है ना? इस डोमेस्टिक में जब हम प्लस करेंगे क्या, हम प्लस करते हैं एनएफआईए, ठीक है? हम एनएफआईए प्लस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमें नेशनल मिलेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एनएफआईए कैसे कैलकुलेट हो, ठीक है? अगर आपके पास है ही नहीं वैल्यू या आपको पता ही नहीं है कि एनएफआईए क्या होता है, तब एनएफआईए कैसे कैलकुलेट। तो एनएफआईए जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम है नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना? यानी कि जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फॉरेन से आपको जो इनकम हो रही है ना, उसका नेट है ये। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें होता है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? फैक्टर इनकम जो आपको कहाँ से मिली है? अब्रॉड से मिली है, माइनस इसमें क्या करते हैं? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम पेड, पहले वाले में हम रिसीव कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम पेड कर रहे हैं, पेड टू अब्रॉड, है ना? यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि ये आपका देश है, ठीक है? इस देश में कुछ नागरिक ऐसे होंगे जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो ये कनाडा हो गया और ये आपका इंडिया हो गया, और ये दूसरा कोई सा देश है छोटा मोटा सा, जैसे मान लीजिए कि ये श्रीलंका हो गया, या बांग्लादेश हो गया, या फिर केन्या हो गया, युगांडा हो गया, ठीक है? कोई सा देश हो गया। अब यहाँ के जो एम्प्लॉई है वो यहाँ आके काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जो आपको रिसीव हुआ है, अब ये लोग कुछ ना कुछ पैसा कमाएंगे तो आपके पास भेजेंगे ही भेजेंगे, या फिर ये जब तक इंडिया के रेसिडेंट है तो हम इनको इंक्लूड करेंगे, तो ये भेजेंगे, तो ये हम क्या करते हैं? ये प्लस करते हैं, ठीक है? अब ये लोग यहाँ पे आके हमारे यहाँ कमा रहे हैं तो हम इनको इनकम देंगे, तो ये जो इनकम होती है ये माइनस होती है। तो ये वही है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये हम पे कर रहे हैं, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये जो हम रिसीव कर रहे हैं, इन दोनों का जो नेट नेट निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं? एनएफआईए कहते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस वाला है नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको फिर से बैक बैक करके समझ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ताकि मैं अलग से ही कोई 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो इस पे आपको आपके लिए अवेलेबल करवा सकता हूं, ठीक है? तो ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये जो इनकम आपको मिल रही है ना, ये डिपेंड करती है, ठीक है? अगर एनएफआईए प्लस बी में भी हो सकता है, ठीक है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस ही होगा, और नेगेटिव होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये मतलब ये मैथ्स वाला फंडा है यहाँ पे, बाकी तो प्लस ही होता है वो, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे रेमिटेंसेस अगर हम देखेंगे तो रेमिटेंसेस हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये प्लस ही होता है हमारे यहाँ, ठीक है? तो ये होता है एनएनपीएफसी, क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस एनएफआई है। एक लेखा वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासी द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य प्लस एनएफआई जो होता है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है? अब जीडीपी की परिभाषा यहाँ पे फिर से आ गई है, जो हम पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? अब यहाँ पे दो तीन चीजें आ जाती हैं, जैसे कौन सी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटरी, है ना? और फाइनेंशियल ईयर, तीन चीजें आ जाती हैं, ठीक है? ये ही तीन मिलके इस डेफिनेशन को पूरा करती हैं। अगर डेफिनेशन में आपका इस चीज में से कुछ भी अगर छूट गया तो वो डेफिनेशन पूरी नहीं मानी जाएगी, है ना? फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अब जैसे कि आपको पता है कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं किसी भी इकोनॉमी, है ना? जैसे कभी आ जाए, अगर मान लीजिए कि यही आपका वो बन गया, प्री का क्वेश्चन बन गया कि हाउ हाउ मेनी ऑफ दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था में से निम्न में से कितने फैक्टर ऑफ उत्पादन के कारक होते हैं? तो ये टोटल होते हैं चार। कौन कौन से? एक होता है लैंड, ठीक है? एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर। तो ये होते हैं हम चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात करी, अब इनका जो इनकम इनकम जनरेशन होता है, इसका मतलब हम क्या क्या देते हैं? जैसे लैंड से हमें क्या देते हैं या लेते हैं? एक होता है रेंट, ठीक है? लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस, ठीक है? कैपिटल से हम क्या अर्न करते हैं? इंटरेस्ट, पैसा है क्योंकि। और जो एंटरप्रेन्योर है, इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट, ठीक है? तो ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? आपको फैक्टर कॉस्ट बना। तो इन चारों को अगर आप प्लस करोगे ना तो आपको फैक्टर कॉस्ट की कीमत। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वही बताई गई है कि फैक्टर
फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ इकोनॉमी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन चारों की जो इनकम होती है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलेगी। ठीक है? या फिर दूसरी भाषा में कहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड और यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है? यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट जो भी इसमें यूज हुई है, कोई किसी भी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के लिए उत्पादन के कारकों का कुल मौद्रिक मूल्य ही फैक्टर कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य होता है। लागत मूल्य या फिर कारक लागत, इसको अलग अलग नाम दिए गए। उत्पादन की ओर से वस्तुओं की कीमत होती है। उत्पादन की कारक लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना एवं सब्सिडी को माइनस करके हमें मार्केट प्राइस मिलती है। ठीक है? ये आगे का थोड़ा आ गया है। फिर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट अगर आपको दिया हुआ है और मार्केट कॉस्ट पे अगर आपको पहुंचना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको है ना टैक्स प्लस करने पड़ेंगे और सब्सिडी अगर आप माइनस करोगे तो आप मार्केट कॉस्ट तक पहुंच जाओगे। तो ये होता है हमारा मार्केट कॉस्ट, है ना? अब मार्केट कॉस्ट अगर आया 3 नंबर में तो आप क्या लिखोगे? तो मार्केट कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? मार्केट कॉस्ट वह मूल्य होता है जो कोई कंज्यूमर पे करता है। ठीक है? अब एक सवाल ये भी उठता है कि फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्स को प्लस कर रहे हैं, सब्सिडी को माइनस कर रहे हैं, फिर हमें मार्केट कॉस्ट क्यों मिल रही है? हम सब्सिडी को प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं और टैक्स को क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं? ठीक है? उसके बाद हमें मार्केट कॉस्ट क्यों नहीं मिल रही? तो देखिए, जैसे ये फैक्ट्री है ना? ये फैक्ट्री है। यहाँ से मान लीजिए कि आपने पेन का प्रोडक्शन किया। ठीक है? आपने पेन का प्रोडक्शन किया। अब पूरे फैक्टर कॉस्ट लगा आपका, आपने है ना लैंड ली होगी, जहाँ पे भी आपने फैक्ट्री बनाई है। अगर लैंड नहीं भी ली होगी तो उस लैंड का आपको टैक्स देना पड़ता है, किसको? गवर्नमेंट को, है ना? लैंड रेवेन्यू टैक्स होता है। या फिर आपने लैंड पे रेंट दिया होगा। ठीक है? फिर आपने लेबरों को वेजेस दी। फिर आपने उसमें जो आपने पैसा लिया है दूसरों से, उस पर इंटरेस्ट दिया होगा, बैंक को इंटरेस्ट दिया होगा, किसी और से लिया है तो उसको दिया होगा। फिर आखिरी में आप अपना भी तो प्रॉफिट इसमें जोड़ोगे ना। तो ये सब जोड़ने के बाद आपको जो पेन की कीमत है वो पेन की कीमत मान लीजिए कि 8 रुपये पड़ी। ठीक है? 8 रुपये उस पेन की कीमत। अब इस पे हुआ ये कि जैसे ये बाहर निकला, सरकार ने लगा दिया इस पे जीएसटी। ठीक है? पहले दूसरा कर लगता था, अब जीएसटी लगता है। तो अब दूसरे कर के बारे में बात करके मतलब नहीं है। अब इस पे जीएसटी लगा दिया, कितना? 4 रुपया। ठीक है? टोटल अमाउंट कितना हो गया? 12 रुपये हो गया। अब ये जो 12 रुपये निकला यहाँ से, ये पहुंच गया शॉप पे, और शॉप पे ये आपको अवेलेबल हो रहा है 15 रुपये में। वही पेन आपको 15 रुपये में अवेलेबल। ठीक है? अब आप जब पे करोगे, मतलब कोई भी कंज्यूमर जब पे करेगा तो उसके जेब पे कितने का बोझ है? उस पे जो मतलब जो बोझ आ रहा है उसके जेब पे, वो कितना रुपए का आ रहा है? वो 15 रुपये का आ रहा है पूरा बोझ। तो ये टैक्स ऐड हो गया। ठीक है? वहीं अगर हम अब ये एक केस हो गया। ठीक है? ये केस वन हम बोल देते। ठीक है? अब केस टू देख लेते हैं, है ना? पहले वाले केस में हमने सब्सिडी को ऐड नहीं किया है, आप ध्यान रखिएगा, पहले वाले केस में सब्सिडी ऐड नहीं है। अब ये केस टू है। ठीक है? पूरा सब कुछ वही है, 8 रुपये का पेन है, आपकी फैक्ट्री से 8 रुपये का पेन निकला। ठीक है? अब इस पे फिर गवर्नमेंट ने इसमें 4 रुपये का टैक्स लगा दिया। ठीक है? और फिर ये जो 15 रुपये है, इसमें रिटेलर का प्रॉफिट है। आप चाहें तो उसको देखो या नहीं भी देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब इसमें चलो मगर अपन जोड़ लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सही बैठी रहे। तो ये टोटल हो गया कितना? 15 रुपये का। मगर अब यहाँ पे गवर्नमेंट आती है। ठीक है? और गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आपको पेन के प्रोडक्शन पे, यानी कि इस पे हम आपको 5 रुपए की सब्सिडी। ठीक है? अब क्या हुआ कि भाई 8 रुपए का पेन था, 5 रुपए की सब्सिडी आपको मिल गई। ठीक है? तो पेन अब कितने का बचा? 3 रुपए का बचा। ठीक है? प्लस 4 रुपए टैक्स हो गया, प्लस 3 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया दुकान वाले का। तो ये टोटल कितना हो गया? 4 3 7 3 10। ये पेन आपको कितने का पड़ा? अब आपकी जेब से कितना पड़ा है? 10 रुपए बचा, 10 रुपए गया। तो इन दो केसेस से आपको क्या चीज समझ में आती है कि अगर टैक्स है तो टैक्स के कारण बोझ जो है वो बढ़ता है ना? और अगर हमें सब्सिडी मिल जाती है, ठीक है, तो सब्सिडी से बोझ क्या होता है? कम होता है ना? तो यहाँ पे लिंक समझ में आता है टैक्स और सब्सिडी का। इसलिए हम
टैक्स को प्लस करते हैं और सब्सिडी को माइनस करते हैं, क्योंकि टैक्स जो है वो बोझ को बढ़ा देती है और सब्सिडी उस बोझ को कम करती है। और मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जो कंज्यूमर अपनी जेब से पे करता है, भले ही उसको सब्सिडी मिले या ना मिले। मतलब सब्सिडी मिले ना मिले का मतलब ये है कि अगर उस प्रोडक्ट पे सब्सिडी अगर नहीं होगी तो उसे सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर अगर उसपे सब्सिडी मिल रही होगी तो उसको जितनी पैसे की सब्सिडी मिल रही है उसको उतना पैसा कम लगेगा, है ना? तो ये एक सिंपल सा हमारा जो था एक टॉपिक था। अब इसी लेक्चर का मेरा एक पार्ट 2 आएगा, है ना? ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है ना? मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा अभी बहुत जल्द। इसमें हम किस पे बात करेंगे? जीवीए पे बात करेंगे, ठीक है? जीवीए जो कैलकुलेट होती है वो बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट होती है ना? और इसी के साथ एक होता है प्रोडक्शन, हाँ, और एक होता है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होती है उस पे बात करेंगे। प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होती है उस पे बात करेंगे। और 2015 के टाइम पे जीडीपी कैलकुलेशन में सरकार ने हालिया में क्या-क्या चेंज किए, हम उस पे बात करेंगे, चेंजेस पे। और आखिरी में हम 10 क्वेश्चन, 10 या 6 जितने भी हैं, हम उतने क्वेश्चंस हैं के ऊपर बात करेंगे। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके आधार पे मैं फिर देखूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर टाइप्स क्वेश्चन भी डिस्कस करने की सोच रहा था, कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन्स आए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है? तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ये मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बाकी तो आपका सपोर्ट ही है जो कुछ है ना? ओके, धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे इस लेक्चर के पार्ट बी के साथ।